हेलो भाई, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। और दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसका वन शॉट इस वीडियो में आपके सामने लेकर आया हूं। जब आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ोगे दोस्तों, तो बेसिकली शुरुआत होगी यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट से। आपको समझना होगा कि यूटिलिटी क्या होती है, उसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट पे आएंगे और एग्जाम में 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन यहां से बनने के पूरे पूरे चांसेस होते ही होते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों। यूटिलिटी क्या होती है, सबसे पहले यह जानेंगे। आपको बहुत सारी चीजें खाने में पसंद होगी। आप अपने आप को समझो कि तुम कंज्यूमर हो, तुम कोई ना कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करना चाहते हो, इस्तेमाल करना चाहते हो, खाना चाहते हो। तो बहुत सारी चीजें आपको पसंद होती है। गोलगप्पे भी हो सकते हैं, ऑब्वियसली बच्चों को बहुत पसंद है। छोले भटूरे सबको पसंद होते हैं। पसंद होने वालों को पिज्जा भी पसंद में आता है, लोगों को रसगुल्ले गुलाब जामुन भी पसंद में आते हैं। और फिर चाउमीन, आइसक्रीम, मोमोज का तो क्या कहना भाई साहब। ये सब चीजें हैं जिन चीजों को खाने में लोगों को मजा आता है। किसी किसी को करेला भी पसंद होता है। तो यार मैं यूं कहना चाहता हूं कि हर कमोडिटी में कोई ना कोई ऐसी पावर छुपी होती है जो हमारी वांट को, हमारी इच्छाओं को सेटिस्फाई करती है, होती है। तो हर कमोडिटी की उस ही पावर को हम यूटिलिटी बोलते हैं। प्यार से समझोगे तो यूटिलिटी का मतलब होता है एक कमोडिटी के अंदर हमारी वांट को सेटिस्फाई करने वाली पावर। यस, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। बहुत बेसिक भाषा के अंदर ये डेफिनेशन है, और ऐसी की ऐसी आप पेपर के अंदर लिखे आओगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। यूटिलिटी की डेफिनेशन आपके सामने, इट रेफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी चाहे वो खाने वाली हो, कभी कभी मोबाइल फोन यूज करते हैं तो मोबाइल फोन यूज करने में आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। अरे वाह यार, ये वाला मैसेज बहुत अच्छा था, अरे वाह ये वाली रील बहुत अच्छी थी, अरे ये कंटेंट, ये वीडियो, ये लव सर ने पढ़ाया है, ये भी अच्छा था। जो भी आपको पसंद आता है, आपको कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन देता है, मजा देता है। बस बोलो मजे, कहते हैं ना मजे ही मजे। तो वो मजा जो कमोडिटी में होता है, आपको कंज्यूम करने के बाद मिलता है, उस मजे को बोलते हैं यूटिलिटी। आगे बढ़ते हैं। जैसे तुम दुकान पे जाओगे, चीनी चावल कुछ भी लेने जाओगे, तो दुकानदार आपसे पूछेगा कितने ग्राम चाहिए, कितने किलोग्राम चाहिए। तो वो किसी भी सॉलिड आइटम को मेजर करके देता है, कैलकुलेट करके देता है, तोल कर देता है। तो किसी भी सॉलिड आइटम को नापने तोलने की जो यूनिट होती है वो ग्राम या किलोग्राम होती है। आप दूध खरीदने जाओगे, तेल खरीदने जाओगे, वो सब लीटर में मिलता है। तो लिक्विड आइटम को मेजर करने की जो यूनिट होती है वो लीटर होती है, एमएल भी होती है ना। ऐसे तुम सोचोगे यार सर, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी तो यूटिलिटी होती है, लेकिन क्या यूटिलिटी को कैलकुलेट करने की कोई यूनिट है? जी हां, एक एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है यूटिलिटी को कैलकुलेट करने की, जिसे बोलते हैं यूटाइल। ध्यान रखना दोस्तों, लिखा है यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटाइल। किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने से आपको कितने यूटाइल का मजा आता है? 1 यूटाइल, 2 यूटाइल, 4 यूटाइल, ऐसे बोलते हैं। लेकिन नॉर्मली 1 होता है तो यूटाइल बोलते हैं। 1 से ज्यादा मजा आता है, 2, 3, 4, 5, 6, तो हम बोलते हैं यूटिल्स। तो यूटाइल का ही प्लूरल फॉर्म है यूटिल्स, हम इसको ही आगे इस्तेमाल करेंगे। तो यूटिलिटी को यूटिल्स की फॉर्म में मेजर करते हैं। चलो जी, और एक यहां पर आपको एक फंडामेंटल फैक्ट पढ़ना पड़ेगा। बहुत बेसिक फैक्ट है जो घर से ही आपको पता है, बचपन से ही आपको पता है। एक कंज्यूमर होने के नाते आपको पता है, जैसे जैसे आप रोटी खाते रहते हो या पराठा खाते रहते हो या समोसा, जो भी खाना खा रहे हो, जैसे जैसे आप खाते रहते हो वैसे वैसे आपका पेट भरता रहता है। तो सिंपल सी बात है, हम कंजम्पशन एक के बाद एक करेंगे तो हमारा पेट भरता रहेगा, भूख कम होती रहेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि पेट भर जाता है ना। रिश्तेदारी में जाते हैं ना, कई बार ऐसे होता है भाई, खाना खा रहे होते हैं तो मौसी के गए हैं, नानी के गए हैं, मामी के गए हैं, या कहीं पर भी वो खाना खिलाते हैं। 1 रोटी दे दी, 2 रोटी दे दी, 3 रोटी दे दी, पेट भर गया। मौसी मौसी पेट भर गया, मौसी फिर भी 1 रोटी दे देती है, अरे एक और खा ले, एक और खा ले, मेरे कहने से एक और खा ले। तो जब तुम ओवर कंज्यूम कर लेते हो तो हो सकता है कि उल्टी वाली सिचुएशन आ जाए, यानी वो मजा नेगेटिव पहुंच जाए। हो सकता है ना वो मजा नेगेटिव पहुंच जाए, यानी इसको खाने से यार अब तो बेकार मामला हो जाएगा, गंद फैल जाएगा, बॉडी खराब हो जाएगी। तो ओवर कंजम्पशन में ये सिस्टम भी हो सकता है।
तो एक घर वाले फंडामेंटल फैक्ट से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट यह बनता है कि जैसे जैसे हम किसी कॉमोडिटी को एक के बाद एक कंज्यूम करते जाते हैं, वैसे वैसे उस कॉमोडिटी से जो मजा मिल रहा है ना, वो धीरे धीरे कम होता है। मजा कम क्यों होता है भाई? मजा इसलिए कम होता है क्योंकि अपना पेट भरता जाता है, अपन धीरे धीरे करके फुली सेटिस्फैक्शन की तरफ पहुंचते रहते हैं। इसको एक मस्त से न्यूमेरिकल डेटा से आपको समझाता हूं दोस्तों। एक टेबल बनाएंगे और टेबल बनाकर इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखो मैं बड़े प्यार से यहां पर लिखूंगा, यहां पर कोई भी कमोडिटी की क्वांटिटी लिख रहा हूं, इन यूनिट्स लिख लेना आप। मैं बोल रहा हूं जैसे जैसे आप पराठे खा रहे हो, एक पराठा, दूसरा पराठा, तीसरा पराठा, चौथा पराठा, पांचवा पराठा, छठा पराठा, एक के बाद एक पराठा खाते जा रहे हो, इस पराठे को खाने का जो मजा है वो इमेजिनेशन में कोई भी इमेजिनरी फिगर मैं अपने दिमाग में ले लेता हूं, उसी के हिसाब से आप भी सोच लेना। तो इस कॉमोडिटी से जो मिलने वाला मजा है, इसको मैं मजा लिख देता हूं, ये धीरे धीरे कम होगा। मान लो भाई, यहां पर कुछ मान के चलना पड़ेगा कि अज्यूम कर लो कि पहले पराठे से आपको 10 यूटिल्स का मजा आया, तो दूसरे पराठे से ये मजा कम हो जाएगा। क्यों? थोड़ा सा पेट भर चुका है, राइट? 8 का हो गया मान लो। आप चाहते तो यहां 9 भी लिख सकते थे, अपनी इमेजिनेशन के ऊपर जो मर्जी लिख दो, बस ये होना चाहिए कि ज्यादा कंजम्पशन करोगे तो ये जो एडिशनल मजा मिल रहा है आपको वो कम हो जाएगा, राइट? चलो जी, एक और पराठा खाया, मजा 6 हो गया, 8 से 6। एक और पराठा खाया, मजा 4 हो गया। एक और पराठा खाओगे, हो सकता है मजा ना आए, क्योंकि 4 पराठे में पेट भर चुका था भैया, 5वां पराठा खाया, अब मजा नहीं आया, मौसी और रहने दो, और रोटी नहीं खाऊंगा और पराठे नहीं खाऊंगा। मौसी फिर भी कहती है एक और खा ले बेटा, एक और खा ले बेटा। तो तुम्हें लगेगा यार एक और खा लिया तो ये मजा नेगेटिव जा सकता है, उल्टी आ सकती है ना बाबा, ऐसा हो सकता है ना? यस इट इज पॉसिबल। ये बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको हमने नंबर्स की गेम में इमेजिन करके समझा है। आप अगर चाहो तो भैया जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है, इसकी वैल्यू आप ऐसे भी ले सकते थे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, तुम्हारा जो मन करे वो वैल्यू ले लो। बराबर का गैप रहना भी जरूरी नहीं है, जैसा तुम सही समझो। इतना ही लिमिट में बनाया है मैंने, क्योंकि इतने में अगर आपको पता लग गया कि एक और एक्स्ट्रा खा के ये मजा नेगेटिव हो गया, तो और क्यों खाओगे आप? इसके आगे की रेंज बंदे के लिए जाती नहीं है। तो रियल लाइफ यही है भाई। चलो अब दोस्तों इस मजे को ना टोटल करते हैं। देखो जी, टोटल 2 तरीके का होता है। एक होता है सम टोटल। सम टोटल का मतलब इन सभी वैल्यूज को जोड़ दो, 10 और 8 18 और 6 24 और 4 28, 28 में से 2 गए माइनस, तो ये 26 हो गया। दोस्तों दिस इज कॉल्ड सम टोटल। सम टोटल वर्ड मैं यूज नहीं करूंगा, एक्चुअली मैं आपको समझाना चाहता हूं एक दूसरा टोटल, इसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव टोटल। ये क्या होता है भाई? क्यूमुलेटिव टोटल क्या होता है दोस्त? तो ध्यान से समझना। क्यूमुलेटिव टोटल का मतलब होता है 1 1 करके टोटल, एक एक करके टोटल करो। मजे को टोटल कर रहे हैं, देखना जरा, मजा आना ही चाहिए। देखो जी, पहले पराठे से 10 का मजा आया, तो अब 10 और 8 18। दूसरे पराठे का मजा भी मैंने टोटल कर दिया, एक एक करके टोटल कर रहा हूं भाई साहब। 2 पराठों से मजा, यानी इन दोनों का टोटल करके यहां लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों का टोटल करके लिखूंगा यहां पर। तो बताओ 18 और 6, इन दोनों को प्लस करो तो देखो आता है मेरे पास, कलर वही रख लेता हूं सफेद वाला, 24, 24 और 4 28, 28 और 0 28 ही होता है, और 28 में से -2, यानी 28 में अगर तुम प्लस करने वाले हो -2 वाली वैल्यू, तो ये 26 ही हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, मैथ्स इतनी तुम जानते हो, 26 हो गया। दोस्तों अगर इस मजे को मैं क्यूमुलेटिवली टोटल करूं, तो इस मजे के लिए एक वर्ड है इकोनॉमिक्स में। क्या वर्ड है दोस्तों? इसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। जी हां, शॉर्ट में टीयू लिखना अलाउड है, ठीक है? तो कोई आपसे पूछ ले यार ये टोटल यूटिलिटी क्या है, तो दोस्तों ये टोटल यूटिलिटी इस मजे को एक एक करके प्लस करके आई है, सम टोटल नहीं किया। चलो जी, इसको हटा देता हूं, आपकी नॉलेज के लिए था। अब जरा दिमाग लगाते हैं। देखो जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं पहले पराठे से कितना मजा आया, बताओ जी। तो बंदा सीधा बोलेगा सर पहले पराठे से मजा आया 10 यूटिल्स का। चलो जी बताओ एक और पराठा खाने से कितना मजा आया? एक और का मतलब 1 मोर। 1 मोर को इंग्लिश में एडिशनल बोल सकते हैं। एक और एक्स्ट्रा पराठा खाने से आपको और मजा आया होगा ना? हाँ, एक और पराठा खाया, मजा अब 8 का आया। क्यों
भाई एक पराठा खा लिया, कुछ भूख शांत हो गई, कुछ संतुष्टि मिली है, कुछ सेटिस्फेक्शन मिली है। दूसरा पराठा खाएंगे तो पहले वाले से कम मजा आएगा, राइट? ओके, तीसरा पराठा खाया तो तीसरे से 6 का मजा आया, चौथे पराठे से 4 का मजा आया। मैं बोल रहा हूं जब आप एडिशनल कंजम्पशन कर रहे हो, जब आप एडिशनल पराठा कंज्यूम कर रहे हो, तो उससे एडिशनल यूटिलिटी जो मिल रही है वो वैल्यूज हैं ये। अच्छा, इस मजे के बारे में आपने बोला? हां मैंने बोला। भाई इस मजे को इको में एक शब्द से पुकारते हैं और इसको लिखते हैं हम मार्जिनल यूटिलिटी। दोस्त क्या लिखते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। जो वर्ड है मार्जिनल, इसका मतलब ही होता है एडिशनल। क्या होता है? एडिशनल। एडिशनल को आप वन मोर भी बोल सकते हो। जी हां यार, जब मैं बोल रहा हूं एक और खाने के बाद एक और मजा, दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी। और जब मैं इन सब मार्जिनल यूटिलिटी को एक एक करके प्लस करूंगा तो मेरे पास टोटल यूटिलिटी आएगी। तो नंबर 1, टोटल यूटिलिटी की डेफिनेशन पेपर में आ सकती है, बहुत आसान बनेगी। टोटल यूटिलिटी एमयू का एक एक करके टोटल है, यानी क्यूमुलेटिव टोटल है। प्यारी सी डेफिनेशन लिखी हुई है आप लोगों के लिए, आपको मजा भी आएगा जानकर कि हाँ जी हमें डेफिनेशन आ गई है सर एमयू की, मजा ही आ गया। ठीक है, तो ये रही टीयू की डेफिनेशन आप लोगों के लिए, बहुत सुंदर सी है। टोटल यूटिलिटी को शॉर्ट में टीयू बोल दो। ओके, इट रेफर्स टू क्यूमुलेटिव सम टोटल। क्यूमुलेटिवली टोटल किया है ना किसको? एमयू को। तो इसका फॉर्मूला ही बनता है टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू, ये सम टोटल का निशान है, ये एमयू। समझे? ये फॉर्मूला ही बन गया। दोबारा देख लो भाई, अगर तुम्हें एक न्यूमेरिकल आ जाए, ऐसे वैल्यू लिखी हो, कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है और एमयू की वैल्यू 10, 9, 8 कम होती जा रही है, तो आप टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? एक एक करके वैल्यूज को प्लस करोगे। 10, 10 और 9 19, 19 और 8 27, हो गया कैलकुलेट, राइट? अब डेफिनेशन बनती है कि सर ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? बाबा एक यूनिट से आपको 10 का मजा आया, एक और खाने पे कितना मजा आया? अलग खाने का अलग मजा, यानी टोटल नहीं कर रहे, अरे टोटल नहीं कर रहे, अलग का अलग मजा। हाँ, मजे को हम जैसे कहते हैं ना 100 रुपए के खुले दे दो, तो 100 रुपए के खुले दे दिए, चिल्लड़ है, 10-10 के नोट है, 20-20 के नोट है। ऐसे ही अलग अलग यूनिट का अलग अलग मजा लिखा है। ये जो अलग अलग मजा है ये मार्जिनल यूटिलिटी है। इसको डिफाइन करेंगे हम कि एडिशनल कंजम्पशन से जो एडिशनल यूटिलिटी मिली है वो मार्जिनल यूटिलिटी है। जी हां, जी हां, आपके लिए डेफिनेशन है यहां पर, मीनिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी यहां पर देंगे, एमयू शॉर्ट में बोल देते हो तो क्या लिखेंगे? इट रेफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी ऑब्टेन्ड। जो एडिशनल यूटिलिटी ऑब्टेन हुई है, मतलब मिली है, कहां से? फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। जब आपने एक और एडिशनल कंजम्पशन किया तो एक और यूटिलिटी मिली है। भाई जब एमसीक्यूज आते हैं ना पेपर में, तो एडिशनल की जगह वो कभी कभी वन मोर भी लिख देता है, तो इस वर्ड को ध्यान रखना। और ये मार्जिनल वाले कॉन्सेप्ट तो पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, जहां जहां मार्जिनल है वहां वहां एडिशनल वर्ड आपको यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक फैक्ट था, फैक्ट तो एमयू का ही है। कहते हैं जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पराठा खाएंगे, वैसे वैसे उससे मिलने वाला जो मजा है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो धीरे धीरे 10, 8, 6, 4, 0, -2 कम होता रहेगा। ज्यादा कंजम्पशन से एमयू कम होती रहेगी। ये एक फैक्ट है। फैक्ट है तो सच है, सच है तो कानून है। इस कानून को बोलते हैं लॉ। कौन सा लॉ? लॉ ऑफ डिक्रीजिंग एमयू। डिक्रीजिंग एमयू, एमयू की वैल्यू गिरती रहती है हमेशा, और डिक्रीजिंग को इको में बोलते हैं डिमिनिशिंग। डिक्रीजिंग और डिमिनिशिंग एक ही बात है, तो ध्यान रखना। कानून का नाम बनेगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जी हां दोस्त, बन गया ना आपके लिए? तो इस लॉ की डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या बोलता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ ये स्टेट करता है, मतलब ये बयान करता है। क्या बयान करता है? एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी इज कंज्यूम्ड। कहता है जैसे ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी खाई जाएंगी, कंज्यूम की जाएंगी, वैसे वैसे, देन का मतलब तो,
एमयू ऑब्टेन जो होगी फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ईच न्यू यूनिट, हर नई यूनिट से जो भी एमयू मिलेगी आपको वो डिक्लाइन होगी। यही तो बोलता है सिंपल, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी एमयू कम होगी। यही है कॉन्सेप्ट, इसको ही बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है। अच्छा वैसे एक बात बताऊं, जब एमसीक्यूज वगैरह आते हैं तो वहां पर उल्टा भी पॉसिबल होता है। अगर कंजम्पशन कम कर देते हैं तो एमयू बढ़ने भी लगती है। ये भी कहीं कहीं लोग बताते नहीं है, टीचर्स बताते नहीं है, मैंने देखा है काफी सारी जगह, लेकिन एमसीक्यूज में फंस जाता है ये भी। राइट, अब यहां पर वर्ड क्रैक करते हैं दोस्तों। जो ये लिखा है ना मैंने, ईच न्यू यूनिट, काफी सारी बुक्स में इसको लिखा होता है सक्सेसिव यूनिट, काफी सारी बुक में इसको लिखा होता है एडिशनल यूनिट। तो कोई भी बच्चा बुरा नहीं मानेगा, लैंग्वेज में सारी सिखा दूंगा। जो ये ऑब्टेन्ड लिखा होता है, काफी सारी बुक में इसको डिराइव्ड लिखा होता है। अरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप सिंपल से सिंपल शब्द का इस्तेमाल करो जो आपके भेजे में भी घुसे, और जब आप आंसर लिखो तो आपका टीचर भी उसको सही कर दे, बस ऐसा होना चाहिए। ठीक है जी। तो मैंने आपको बेसिकली यहां पर दो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की थी कि जब तुम यूटिलिटी समझोगे तो यूटिलिटी के नाम पर दो कॉन्सेप्ट समझने हैं, एक मार्जिनल यूटिलिटी, एक टोटल यूटिलिटी। ये सबसे पहले आपको समझ में आने चाहिए। अब वापस चलते हैं एमयू के ऊपर, एमयू के ऊपर वापस चलेंगे और फिर इससे बात करेंगे दोस्तों। ये रहा एमयू, आप देख रहे हो एमयू की वैल्यू हमेशा गिरती रहती है, घड़घड़ घड़घड़ गिर रही है ना। तो इसका ग्राफ बनाना हो, इस चैप्टर में जो भी ग्राफ बनाओगे उस ग्राफ का नाम लिखोगे वाई एक्सिस पे। एमयू का ग्राफ बनाएंगे वाई एक्सिस पे, कंजम्पशन की क्वांटिटी आएगी कोई भी कमोडिटी की एक्स एक्सिस पे। अब देखो तुम बड़ी क्लास में हो गए हो, 10वीं क्लास में तो हो नहीं जो 1 2 3 लिख के ग्राफ बनाओगे। बड़ी क्लास में तुम डायरेक्शन को देख के ग्राफ बना देते हो। जो चीज गिर रही होती है उसके ग्राफ ऐसे होते हैं, इसको नीचे तक ले गया मैं, नेगेटिव हो गया ये। जो चीज बढ़ रही होती है उसके ग्राफ ऐसे होते हैं। तो ये बढ़ तो नहीं रही, ये तो गिर रही है। तो बेसिकली इसका ग्राफ जो बनेगा, कलर सुंदर सा रख लेते हैं, लाल रंग रख लेते हैं। एमयू का ग्राफ ऐसे बनता है, समझे। एमयू गिरता रहता है और साफ तुम्हें पता लगा कि एमयू पॉजिटिव भी हो सकता है। यहां तक पॉजिटिव है, इधर जीरो हो गया और इधर नेगेटिव भी हो गया। जी हां देखो ना, यहां तक तो पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव हो गया, जीरो भी है। तो एमयू के ग्राफ के आप 3 टुकड़े कर सकते हो, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। सिंपल सा एमयू का ग्राफ है। ओके, अब आते हैं टीयू के ग्राफ पे। भाई टीयू का ग्राफ कैसा होता है? ठीक है जी, आपको टीयू का ग्राफ भी सिखाते हैं दोस्तों। टीयू की वैल्यूज आपको जाननी होगी कि टीयू की वैल्यूज पहले बढ़ती हैं फिर गिरती हैं। देखो जी, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है 4 5 6, मान लो 8 से ये हो गया 2 0 -2, तो टीयू की वैल्यूज और निकालो। 27 और 2 29, 29 और 0 29, 29 में से 2 गए 27। तो कंजम्पशन बढ़ने से टीयू की वैल्यू पे गौर करना, ये 10 से लेकर बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई 29 तक, फिर गिर भी जाती है। टीयू बढ़ता रहता है लेकिन गिर भी जाता है। तो टीयू कर्व जब भी बनाओगे ये बढ़ता रहेगा लेकिन गिर भी जाएगा। बस इसके आगे और मत गिराना, टीयू कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि तुम इसके आगे कहां खाओगे। जब मौसी को बोल दोगे मौसी उल्टी आने वाली है, इसके बाद मौसी भी पसंद नहीं करेगी तुम्हें और खिलाना, और तुम भी खाना पसंद नहीं करोगे। प्रैक्टिकल लाइफ यही बोलती है, इसके बाद कंजम्पशन नहीं होता, तो इसके बाद टीयू और आगे गिरता नहीं है। तो टीयू की सिंपल सी कहानी हुई है, टीयू बढ़ता रहता है और फिर इसके नीचे आके गिर जाता है। ठीक है जी। पेपर में लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम बनाओ। तो देखो जी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में 2 बातें बताऊंगा आपको मैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मैंने शॉर्ट में लिख दिया। इसकी टेबल आ सकती है, टेबल को शेड्यूल बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, बोलेगा लॉ, इस लॉ की टेबल बनाओ। तो सिंपल सा आप क्या करोगे, कंजम्पशन बढ़ा दोगे 1 2 3 4 5 6, इससे बड़ी टेबल मत बनाना। एमयू लिख दोगे, एमयू की वैल्यू गिरा दो, 10 8 6 4 0 -2, खत्म कर, हो गई टेबल, इतनी काफी है। ठीक है, आगे फिर वो बोलेगा कि यार इस लॉ का तो डायग्राम भी है, इस लॉ का डायग्राम बना सकते हो क्या? हाँ भाई, इस लॉ का डायग्राम भी बना देंगे। इस लॉ के डायग्राम में सिर्फ एमयू की बात करनी है, एमयू कर्व बना के गिरा दो
और इस पे आप ये साबित कर दो, आप ये साबित कर दो कि कंजम्पशन के बढ़ने से एमयू गिर रही है, डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। साबित कैसे करेंगे देखते हैं। इसका कोई भी पॉइंट पकड़ लो, मान लो ये पॉइंट पकड़ लिया, इस पॉइंट पे वाई एक्सिस पे क्या लिखते हैं, एमयू, एक्स पे लिखते हैं क्वांटिटी का कंजम्पशन। तो देखो इधर बोलेंगे इतनी यूटिलिटी मिल रही है अगर हम इतना कंजम्पशन करेंगे Q1 तक, बस। अगर दोस्तों आप ये बोलो कि कंजम्पशन अगर हमने बढ़ा दिया, यहां तक कर दिया Q2 तक, तो इसको टक्कर मारो कर्व पे, इसको टक्कर मारो यहां पर, तो दिखेगा आपको साफ साफ कि कंजम्पशन के बढ़ाने से, ये कंजम्पशन बढ़ा है, कंजम्पशन के बढ़ाने से यूटिलिटी गिर गई है, मार्जिनल यूटिलिटी गिर गई है। बस इतना ही दिखाना है। ये डायग्राम हो गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। भाई पेपर में डायग्राम और टेबल एक्सप्लेन करनी बहुत जरूरी है, तो इस टेबल के एक्सप्लेनेशन में आप लिखोगे इट इज क्लियर इन द अबव टेबल कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स, एमयू इज फॉलिंग फ्रॉम 10 8 6 4 0 -2 यूटिल्स। जैसे मैंने बोला है यही लिख देना। इसके एक्सप्लेनेशन में आप दिखाओगे इन द अबव डायग्राम एक्स एक्सिस शोज क्वांटिटी, वाई एक्सिस शोज एमयू, एंड इट इज क्लियर एज कंजम्पशन इंक्रीज फ्रॉम OQ1 टू OQ2। जैसे Q1 से Q2 गया कंजम्पशन, तो MU इज फॉलिंग फ्रॉम U1 टू U2, यानी OU1 टू OU2 गिर गई है। बस दैट्स इट, इतना ही बता देना, कहानी खत्म। अब काफी सारे टीचर चालाक होते हैं, वो बोलते हैं इतना तो हर कोई टीचर पढ़ा देता है जितना लव सर आपने पढ़ाया है, हम पेपर में क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से एक्सेप्शन। भाई साहब आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के एक्सेप्शन बताओ। एक्सेप्शन का मतलब होता है आप कुछ ऐसी बातें बताओ जहां पर ये वाला लॉ काम नहीं करता, यानी कंजम्पशन के बढ़ने से एमयू कम नहीं होती। मैं कहूंगा ये तो लालच वाला केस है भाई, जिस चीज के लिए तुम लालची हो, बोलते हैं वेल्थ, वेल्थ का मतलब होता है प्रॉपर्टी, पैसा, इसके लिए लोग लालची हैं। जितना मर्जी मिल जाए कभी एमयू कम नहीं होगी, तो यहां पर ये लॉ लागू नहीं होता। और कहां नहीं होता? और यार नॉलेज के चक्कर में ये लागू नहीं होता, आपको जितनी नॉलेज हो जाए उतना ही मजा आता है, तो एमयू कम नहीं होती। कभी कभी ये हॉबी के केस में लागू नहीं होता। आपको कई प्रकार की हॉबी होती है, कई बच्चों को चॉकलेट खाने की हॉबी होती है, कई बच्चों को स्टैंप कलेक्शन की हॉबी होती है, किसी बंदे को क्रिकेट खेलने की हॉबी होती है ना। जहां पर आपका पैशन और हॉबी है वहां आपका मजा बढ़ता ही जाएगा, वहां पर ऐसा नहीं होगा कि कंजम्पशन ज्यादा करते जा रहे हो तो आपकी एमयू कम हो जाएगी। तो ये पूरा प्रॉपर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मैंने मीनिंग के साथ, डिटेल के साथ आपको समझा दिया। एक छोटी सी चीज रह गई है यहां पर, इसके बाद फिर इसको कंप्लीट करते हैं दोस्तों। एक फॉर्मूला होता है मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट करने का, एमयू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है डेल्टा टीयू अपॉन डेल्टा क्यू। एक और फॉर्मूला है, लिखते हैं TUN माइनस TUN-1। दोस्तों मैं बोलना चाहता हूं आपको, एक एग्जांपल से बताऊंगा। अगर कभी क्वेश्चन में आपको 1 2 3 4 ऐसे करके टीयू की वैल्यू लिखी मिली है 10 18 24 28 और आपसे पूछ ले एमयू निकालो, तो आप एमयू की वैल्यू कैलकुलेट कर देना। ये ऐसा नहीं हो गया जैसे 10वीं क्लास के मैथ्स में मीन मोड मीडियन पढ़ते थे, वहां पर एक CF निकालते थे, तो CF तो ये है, F ये है, वैसा सा नहीं हो गया, वैसा ही है। तो जब आपको ये F निकालनी होती थी तो इन सब वैल्यूज को माइनस कर करके निकालते हैं। तो सबसे पहले 10, फिर इन दोनों का डिफरेंस 18 में से 10 गए तो 8 आएगा, 8 है ना, 8, फिर 24 माइनस 18 6, 28 माइनस 24 4। तो एमयू कैसे निकली है भाई साहब? टीयू की दो वैल्यू का डिफरेंस निकाला है। ये वाली एमयू कैसे निकली? सामने वाली वैल्यू माइनस पीछे वाली वैल्यू, 28 में से 24, तो सामने वाली वैल्यू को बोलते हैं TUN, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिट, राइट। और पीछे वाली वैल्यू मतलब इसमें से एक माइनस करो, N-1। ऐसे ये फॉर्मूला बना है। अब टॉपर्स वाले बच्चों के लिए बनाऊंगा ये एक फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नॉर्मल एवरेज बच्चे इस फॉर्मूले को ध्यान नहीं रखते हैं, तो चश्मा पहन के बताना पसंद करूंगा। दोस्तों फॉर्मूला क्या है देखो, कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आता है कंजम्पशन 1 से 3 हो गया, टोटल यूटिलिटी 10 से 19 हो गई, तो एमयू निकालो सिर्फ ये वाली, MCQ में आता है। तो बच्चा बोलेगा सर एमयू तो ऐसे हो जाएगी 19 माइनस 10 9 हो जाएगी, और ये हो जाता है गलत,
क्योंकि जब जब आप MU कैलकुलेट करते हो तो क्वांटिटी में 1-1 का गैप होता है, क्वांटिटी में 1-1 का गैप होता है। जब बहुत स्पेशल केस आपको दे दे, क्वांटिटी में गैप ज्यादा का है, भाई साहब 1 और 3 में जो गैप है वो चेंज इन क्वांटिटी, यानी गैप, चेंज का मतलब गैप होता है, 3 - 1 करो, 2 का गैप आ गया। जब जब आपको ऐसा गैप मिले तब तब आपने क्या करना है, जो भी आपका असली आंसर आ रहा है, 19 में से 10 गए 9, उसको इस गैप से डिवाइड करो 2 से, तो आंसर 4.5 आएगा। जी हां, तो यहां पर जो आपने फॉर्मूला लगाया है डेल्टा टीयू, मतलब टीयू का गैप 9 है अपॉन डेल्टा क्यू, मतलब क्वांटिटी का गैप 2 है। नहीं समझ आया मेरे बच्चे? एक और ले लो एग्जांपल। मान लो क्वांटिटी लिखी है 1 से 4, टीयू लिखी है 10 से 19, पेपर में टेबल बनी हुई है, एमसीक्यू में पूछा है ये वाली वैल्यू निकालो। तो आप क्या करना, सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालना, 19 में से 10 गए, कितना बचा 9, ये हो गया दोस्तों डेल्टा टीयू। हाँ, इसको ही बोल देते थे टीयू एन माइनस टीयू एन माइनस 1, ये तो नॉर्मली करते ही हो तुम, लेकिन यहां पर क्वांटिटी में भी गैप है, तो आपको 4 - 1 करना है, कितना आएगा आंसर 3, ये होता है डेल्टा क्यू। तो डेल्टा टीयू अपॉन डेल्टा क्यू कर दो, 9/3 करके आपके पास जो 3 आंसर आएगा ये एमयू होगा। मैंने खिचड़ी पका दी है, लेकिन आप यहां पर 3 लिखोगे। एक बार स्क्रीन के सामने से हट रहा हूं ताकि आप समझ जाओ कि सही आंसर क्या होना चाहिए, क्लैरिटी से आप समझ जाओ, राइट। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलो जी, यहां पर चश्मा भी उतार देता हूं भाई, चश्मा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करा दिया मैंने आपको। अभी तक मैं आपको यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट करा चुका हूं, अब यहां पर एमयू और टीयू का साथ देखना दोस्तों। एक बार दोबारा, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता है तुम सब जानते हो एमयू की वैल्यू गिरती है, सब जानते हो 10, 8, 6, 0, -2 मान लो, इतना ही टेबल बना रहे हैं। टीयू की वैल्यू 10, 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 और 0 24, 24 में से 2 गए 22, ऐसे ही होती है। तो यार यहां पर मैं टीयू और एमयू कर्व को एक साथ बना रहा हूं, ये द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं यहां पर स्टार लगा देता हूं, स्टार 1 2 3 4 5 स्टार क्वेश्चन है, एमयू और टीयू का ग्राफ एक साथ बनाना। ठीक है, आपके लिए प्लॉट कर देता हूं, एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे, बहुत सारी रेफरेंस बुक्स हैं, सब में अलग अलग दिया हुआ ग्राफ, लेकिन यही करना है आपको, ध्यान रखना। एमयू और टीयू दोनों को 10-10 है शुरू में, तो एक सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। पहले मैं टीयू बना लेता हूं, आपको पता ही है। ठीक है जी, एमयू कैसा होता है, एमयू गिरता है, लेकिन गिरेगा ना तो स्टार्ट कहां से होगा, कोई तो पॉइंट होगा स्टार्ट होने वाला, भाई दोनों सेम पॉइंट से चल रहे हैं तो यहीं से एमयू स्टार्ट होगा। अब एमयू गिर जाएगा, लेकिन कहां से कैसे गिरेगा ये भी तो डिसाइड करना है दोस्त। जहां पर टीयू मैक्सिमम है वहां एमयू 0 होगा, जहां पर टीयू मैक्सिमम है वहां एमयू 0 होगा। टीयू की 2 वैल्यूज मैक्सिमम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एमयू 0 वही है जहां टीयू मैक्सिमम है। हमने यहां पर जब टीयू कर्व बनाया है तो ऐसा बनाया है, ऐसा नहीं बनाया कि एक ही जगह मैक्सिमम है, हाँ ये 2 जगह मैक्सिमम होगा। चलो कोई नहीं, तो एमयू कर्व इनको ज्वाइन कर देंगे फिर बन जाएगा। तो यहां पर कुछ ऑब्जर्वेशन आती है, आपको दिखेगी डायग्राम से, ये एमयू गिर रहा है, हाँ यहां भी गिर रहा है, इधर एमयू नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। तो दोस्त एक बात ऑब्जर्व करना, मैं बोलता हूं व्हेन एमयू फॉल्स, जब एमयू फॉल हो रहा है ये, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव पोर्शन की बात कर रहा हूं, बट पॉजिटिव फॉल हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है, तब टीयू का सीन देखो क्या है, टीयू का सीन देखो, टीयू बढ़ रहा है। जब तक ये फॉल हो रहा है यहां तक, इतने में टीयू बढ़ रहा है। तो बस आपको पॉइंट बनाना है, यहां पर इधर लिखेंगे आप कि टीयू राइजेस, ऐसे में टीयू राइज करता है, बस कहानी खत्म। दूसरा पॉइंट देखोगे आप यहां पर, व्हेन एमयू इज 0, जब एमयू 0 है, तो जब एमयू 0 है, ये रहा 0, तो टीयू अपने आप में मैक्सिमम है, तो सीधा लिखोगे बड़े प्यार से, व्हेन एमयू इज 0 टीयू इज मैक्सिमम, या फिर कांस्टेंट, कांस्टेंट इसलिए कि 2 बार सेम वैल्यू रहती है, वो 24 और 24, राइट, समझ गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर पे आपको समझाऊंगा, जब एमयू फॉल होते होते नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया ना, तो टीयू गिरना स्टार्ट हो गया, हाँ जी गिरना स्टार्ट हो गया, तो सिंपल यहां लिख दो, थर्ड नंबर में लिख देता हूं,
व्हेन mu बिकम नेगेटिव, बिकम्स नेगेटिव, जब mu नेगेटिव हो गया तो tu स्टार्ट फॉलिंग, tu स्टार्ट फॉलिंग। दोस्तों ये जो मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं इसे बोलते हैं रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन mu एंड tu। mu और tu का रिलेशन आ जाए तो 3 पॉइंट बनेंगे, बनाने को तो चौथा पॉइंट भी बना सकते हैं। क्या बनेगा कि इन दोनों को mu और tu को हम एक दूसरे से कैलकुलेट कर सकते हैं। बोथ mu एंड tu कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ईच अदर। बहुत इजीली बन जाएगा, राइट। हमने न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करके भी देखा है। तो अभी तक जो कराया है वो आपको क्लैरिटी से आपके भेजे के अंदर घुसना चाहिए, क्योंकि अब शुरू होती है दास्तान कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। दोस्तों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सबसे पहले आपको जानना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है, होता क्या है, होता क्या है। देखो दोस्तों यहां पर एक वर्ड यूज करेंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का साइंस में मतलब होता है स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ नो चेंज। जहां पर चीजें बदलती नहीं है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इकोनॉमिक्स में इसको बोलते हैं ये एक बैलेंस की सिचुएशन है, बैलेंसिंग सिचुएशन है, जहां पर बंदा सबसे ज्यादा खुश होता है, बोलता है बल्ले बल्ले मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं। जहां पर आपको सबसे ज्यादा मजे आ रहे हैं आप वहां पहुंच गए इक्विलिब्रियम में, ये सिचुएशन। तो एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब पहुंचेगा? जब कंज्यूमर को सबसे ज्यादा मजे आएंगे। मजे मतलब जब उसकी यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। कंज्यूमर करता क्या है भाई? कंज्यूमर करता है कंजम्पशन, राइट। कंज्यूमर समोसे खाते खाते फुल मजे में पहुंच जाए तो बोलेगा मैं इक्विलिब्रियम में पहुंच गया। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहां पर कंज्यूमर अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर लेता है, जो उसकी टोटल यूटिलिटी है उसको मैक्सिमाइज कर लेता है, राइट। तो बड़े प्यार से मैं बताऊंगा आपको, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर कंज्यूमर मैक्सिमाइज हिज टोटल यूटिलिटी, लेकिन अपनी औकात के अंदर। जितना उसके पास पैसा है उसके बारे में उसको ख्याल आने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बंदा यूं बोले मैं रिलायंस कंपनी का मालिक बन जाऊंगा तो मेरी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाएगी और मैं इक्विलिब्रियम में पहुंच जाऊंगा। मैं औकात में सोच ले, मतलब जितना पैसा है आउट ऑफ बजट, आउट ऑफ गिवन इनकम उसके अंदर बात करनी चाहिए, उसको इनकम सोच के बात करनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन में ये लगाना बहुत जरूरी है। तो ठीक है जी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पढ़वा देता हूं, पूरा कॉन्सेप्ट मत पढ़ना अभी आप वरना हिल जाओगे। ये लो जी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। तो इट इज अ सिचुएशन वेयर अ कंज्यूमर मैक्सिमाइजेस, जहां पर कंज्यूमर मैक्सिमाइज करता है किसको? हिज टोटल यूटिलिटी, अपनी टोटल यूटिलिटी को, आउट ऑफ हिज गिवन इनकम। इनकम मतलब अपनी औकात में रहकर अपनी टोटल यूटिलिटी को अगर वो मैक्सिमाइज कर ले तो वो इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है और बोलता है बल्ले 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 बोलता है, मतलब मौज हो गई। हाँ, जहां मौज हो गई वहीं इक्विलिब्रियम, बेस्ट सिचुएशन। देखो जी, इक्विलिब्रियम का मतलब तुमसे कभी नहीं पूछेगा, तुमसे पूछेगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, ठीक है। उसका मीनिंग यहां पर लिख दिया फाइनली। देखो जी, एक छोटा सा पॉइंट आपको बताना भूल गया था यहां पर, वो ध्यान रख लो। जहां mu 0 होती है और tu मैक्सिमम होती है, यानी जहां mu 0 है और tu मैक्सिमम है, इन दोनों पॉइंट्स को बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन या सैशाइटी, कुछ भी बोल लो भाई साहब, पेपर में आ सकता है पॉइंट। तुम बोलोगे सर मतलब यही तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, यहां पर तो tu मैक्सिमम है। अरे नहीं 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 नहीं, उसके पैसे भी तो देखो, क्या पता उसके पास इतने ही पैसे हो कि वो यहीं तक पहुंच पाए, है ना। तो उस हिसाब से बात करेंगे, आप इतना ज्यादा जल्दी अंदाजा मत लगाना, ठीक है। हम बात करते हैं जो आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना है उसके बारे में। इक्विलिब्रियम को मैंने शॉर्ट में ऐसे लिख दिया दोस्त, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पढ़ना है तो कंज्यूमर कुछ सामान खरीदने जाता है दुकान पे, मार्केट में कुछ सामान परचेज करता है, तो उस सामान की मतलब वो जो सामान होता है वो कभी कभी एक हो सकता है, कभी कभी दो हो सकते हैं, कभी कभी तीन हो सकते हैं। हो सकता है कि आप एप्पल परचेज करने गए हो सकता है कि आप एप्पल के साथ मोमोज भी परचेज करने गए हो सकता है एप्पल, मोमोज और समोसा परचेज करने गए हो। असलियत में आप जब दुकान पे सामान खरीदने जाते हो तो एक कॉमोडिटी परचेज कर सकते हो, दो भी कर सकते हो, तीन भी कर सकते हो, कितनी भी कर सकते हो। लेकिन हमारे कोर्स में
हमें देखना है जब कंज्यूमर सिर्फ एक कॉमोडिटी परचेज करे, सिंगल गुड, तो वो इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचेगा। और जब कंज्यूमर दो कॉमोडिटीज परचेज करे, डबल गुड्स बोल लो या टू कॉमोडिटीज बोल लो या टू गुड्स बोल लो, तो वो इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचेगा। तो ये दो सिचुएशन का आपको खास ख्याल रखना है भाई। असलियत में तो तुम कितना भी सामान खरीद सकते हो, 1 आइटम 2 आइटम मल्टीपल आइटम्स, लेकिन अपने कोर्स में क्या है, सिंगल आइटम के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचेगा और डबल आइटम के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचेगा। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। देखो मैं इमेजिन करता हूं यार, मैं सोचता हूं कि अगर तुम 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में होते और आपको सिखाया जाता कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, तो सिंपल सी बात है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहां पर कंज्यूमर अपनी टोटल यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर लेगा, जहां मजे ही मजे कर लेगा। ये बात आपको समझ में आ जाती, बहुत आसानी से आपके भेजे में घुस जाती। लेकिन इतनी बड़ी क्लास में ये कॉन्सेप्ट रखा है तो कुछ तो झोल होगा। मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल को आसान बनाने के लिए तुम्हारा भाई है। तो सुन लो मेरी बात, इको की किताब बोलती है, इकोनॉमिक्स बोलती है कि अगर कंज्यूमर दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो बोलेंगे वो इक्विलिब्रियम में पहुंच गया। दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो बोलेंगे वो इक्विलिब्रियम में पहुंच गया। और पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि आप ये समझाओ कि कंज्यूमर सिंगल गुड के केस में इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचता है। 4 से 6 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। या फिर ये आएगा डबल गुड के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचता है, राइट। तो आपको पूरा प्रोसेस बताना होगा, उसमें कंडीशंस सबसे इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो पहले सिंगल गुड का केस देख लेते हैं, उसके बाद डबल गुड पे आएंगे। तो मैं जो यहां पर लिखकर लाया था कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये सिंगल गुड के केस में थी। जब कंज्यूमर एक कॉमोडिटी को, वन कॉमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है तो वो इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचेगा। उसकी दो शर्तें हैं। पहली शर्त बहुत लप्पू है, बहुत आसान शर्त है, बोलता है mu मस्ट बी डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग का मतलब होता है गिरना, यानी mu गिरनी चाहिए। अब ये शर्त हो या ना हो, नॉर्मल जिंदगी में ऐसा ही होता है, जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं mu गिरता ही गिरता है। तो ये कंडीशन तो बहुत लप्पू है, ये ऑलरेडी सेटिस्फाइड होती है नॉर्मल जिंदगी के अंदर। कहानी सारी कंडीशन 2 पे फिट होती है। कंडीशन 2 बोलती है mu को अगर तुम डिवाइड कर दो कॉमोडिटी के प्राइस से, देखो प्राइस आ गया बीच में खेलने, mu को डिवाइड कर दो तुम प्राइस से, तो ये mu m के बराबर आना चाहिए। बस ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो आप साबित कर पाओगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचा। भेजा घूम गया, बाबू पूछ रहा है कि ये MUM क्या है। तो चलो ये समझा देता हूं पहले, ठीक है। MUM क्या है ये समझाना बहुत जरूरी है भैया। देखो शॉर्ट में लिख रहा हूं आपके लिए प्यार से, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इसको ही शॉर्ट में MUM बोला है, ये नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। इसको आप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ रुपी भी बोल सकते हो, लिखेंगे MUME। अब सुनना मेरी बात, देखो हर इंसान अलग होता है, हर इंसान अलग होता है, तो हर इंसान के हिसाब से पैसों की वैल्यू भी अलग होती है। हो सकता है कि मुझे 100 रुपए में 10 समोसे खरीदना पसंद हो। भाई मेरे को लगता है कि 100 रुपए में 10 समोसे आ गए तो अच्छी बात है, मैं इतनी वैल्यू समझता हूं 100 रुपए की। हो सकता है आप बहुत ज्यादा सुपर रिच हो, आप सोचते हो 100 रुपए में यार 4 समोसे आ जाएंगे तो ठीक है। आप 100 रुपए की वैल्यू अलग समझ रहे हो यार, तुम्हें 100 रुपए में 4 समोसे चाहिए, मुझे 100 रुपए में 10 समोसे चाहिए भाई। हो सकता है कि 1 रुपए में तुम्हें 1 टॉफी चाहिए हो सकता है मुझे 1 रुपए में 4 टॉफी चाहिए हो। तो ऐसा होता है कि पैसों की वैल्यू है भाई। असलियत में बताऊं तो अमीर बंदा जो होता है यार, वो 100 रुपए में 1 प्लेट छोले भटूरे खा के खुश हो जाएगा। और हमारे जैसा बंदा 100 रुपए में यार 4 प्लेट छोले भटूरे की आनी चाहिए, अरे 5 आनी चाहिए, 20 रुपए की प्लेट आती है, ऐसा सोचेगा। तो हर बंदा पैसों की वैल्यू अलग अलग सोचता है। तो सभी के लिए सेम जगह इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता, सबका इक्विलिब्रियम अलग अलग जगह आता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया है। यह बोलता है कि कंज्यूमर पैसों की वैल्यू क्या समझता है, औकात क्या समझता है। तो डेफिनेशन भी इसकी लिखेंगे, इट इज वर्थ ऑफ अ रुपी, वर्थ ऑफ अ रुपी। इसको मैं ऐसे क्लोज कर देता हूं।
टू अ कंज्यूमर। एक कंज्यूमर के लिए पैसों की वैल्यू क्या है, औकात क्या है आखिर, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यानी पैसों की औकात तुम कितनी समझ रहे हो, वो गुड्स की टर्म्स में तो पता लगेगा भैया इतने पैसों में तुम कितना खरीदना चाहते हो, कितना तुम्हें सही लगता है और मुझे कितना सही लगता है। हर बंदे की एमयूएम अलग होती है। और एक बात बताऊं, आज अगर किसी के दिन बुरे हो तो हो सकता है भविष्य में उसके दिन अच्छे हो जाएं। आज उसके पास कम पैसे हैं तो वो सोचता है 100 रुपए में 10 समोसे आ जाएं। हो सकता है भविष्य में वो अंबानी बन जाए, अमीर हो जाए, तो उसको लगे 100 रुपए में एक समोसा आ जाए, बढ़िया लगेगा भाई। हो सकता है ना। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी समय के हिसाब से बदलती रहती है, लेकिन अपने कोर्स की लिमिटेशन है। बोलो कोर्स के बारे में बुराई कर रहा हूं मैं, कि यहां पर ये मान के चलते हैं हम कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहेगी। यानी जैसा आप आज समझ रहे हो ऐसा ही आप कल अपने आप को समझोगे, आप पैसों की वैल्यू सेम ही समझोगे। ये किस लिए रखा है, ताकि कॉन्सेप्ट आसान हो जाए। तो यहां ये अज्यूम किया हुआ है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है भैया। अरे ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, साइड करो। पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा ये बताओ। ठीक है, अरे मैं क्या, तुम्हारे पास तो खजाना खोल दिया मैंने। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा राज्य, पेपर में क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन करो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कॉमोडिटी। एक कॉमोडिटी को कंज्यूम करते वक्त कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचता है। तो सबसे पहले आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखोगे, फिर लिखोगे उसकी कंडीशन। आप बताओगे कंज्यूमर वहां पर इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा जब वो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। पहली, एमयू मस्ट बी फॉलिंग, मैंने शॉर्ट में लिख दी, वहां पूरी प्रॉपर लिखी हुई थी आपके लिए। दूसरी कंडीशन है जो एमयू है और प्राइस है, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो ये बराबर आने चाहिए एमयू एम के। अगर ये शर्त भी फुलफिल हो गई तो वो इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा। अब दोस्तों बुक में देखोगे ना तो यहां लिखा हुआ है एमयू एक्स अपॉन पी एक्स। एक्स क्या है, एक्स मतलब सामान का नाम है, समोसे को एक्स बोल दो, समोसे को एक्स बोल दो, किसी भी कमोडिटी को एक्स बोल रखा है, राइट। तो ठीक है, जहां पर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसकी बनानी पड़ेगी आपको टेबल। टेबल ही है इंपॉर्टेंट, तो टेबल बनाते हैं। देखो जी, सब कुछ अज्यूम करना है, सब कुछ अज्यूम। पेपर में आएगा टेबल बनाओ, तो आप ये टेबल बना देना। आप लिखना सबसे पहले कंजम्पशन क्वांटिटी का 1 2 3 4 5 6, फिर लिखना एमयू, फिर लिखना प्राइस, एमयू एक्स ही लिख दो, मान लो सामान का नाम एक्स है, प्राइस। चलो जी, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है एमयू कम हो रही है। कम हो रही है कितनी, पहले 10 थी, फिर 8 थी, फिर 6, फिर 4, फिर 0, फिर -2। यही डेटा याद कर लोगे तो 2-3 टेबल वैसे ही याद हो जाएगी। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, आप देख रहे हो एमयू कम हो रही है, तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, मतलब नॉर्मल सिचुएशन है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन के लिए प्राइस आपको अज्यूम करना होगा। मान लो 2 रुपए का समोसा है, 2 रुपए ही है समोसे का रेट और ये कांस्टेंट है, राइट। तो अब दूसरी कंडीशन के लिए आपको एमयू को प्राइस से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करते हैं, एमयू एक्स अपॉन प्राइस, ये रहा एमयू, ये रहा प्राइस, इसको इससे डिवाइड करना है। 10/2 5, 8/2 4, 6/2 3, 4/2 2, 0/2 0 ही होता है, -2/2 -1। तो यार ये वैल्यूज तो तुम्हारे पास आ गई, ये किसके बराबर होनी चाहिए, एमयूएम के। तो ये एमयूएम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये भी आपको जबरदस्ती अज्यूम करना है। तो यहां पर अज्यूम करके लिखेंगे एमयूएम। क्या लिखूं, जो तुम्हारा मन कर रहा है वो लिखो, बस भाई वो वाली वैल्यू लिखना जो इनमें से मैच हो रही हो। क्योंकि तुम कोई ऐसी वैल्यू लिख दो जो इनमें से मैच नहीं हो रही तो आपकी ये टेबल गलत हो जाएगी, इक्विलिब्रियम नहीं दिखाई देगा। तो मैं कोई सुंदर सी बीच की वैल्यू ले लेता हूं, लाइक ये ले लिया मैंने, 2 ले लिया, तो यहां 2 और ये कांस्टेंट रहती है भाई, अज्यूम किया था ना अभी, 2 2 2। तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि एमयू एक्स अपॉन पी एक्स और एमयूएम कहां बराबर है, ये तो बराबर नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये बराबर है। भाई साहब दो कंडीशन है, एमयू मस्ट बी फॉलिंग, तो एमयू फॉल हो रही है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी, एमयू एक्स और पी एक्स का रेशो एमयूएम के बराबर आना चाहिए, तो आपने ये वाला रेशो तो यहां निकाल लिया,
ये MUM के बराबर आना चाहिए इसके, तो हर जगह बराबर नहीं है, सिर्फ यहीं बराबर आ रहा है, तो यही है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यही है। तो आपको इसको क्लोज करना होगा, मैं येलो कलर से कर देता हूं, यहां है ना येलो जी, बॉक्स डाल देना अपनी टेबल में, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहां पे है। मैं दोबारा भी बना के दिखा दूंगा राज्य, दुखी मत होना। पेपर में क्वेश्चन आएगा एक ऐसी टेबल बनाओ जिसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दिखाई देता हो, तो ऐसी बना देना। कोई बच्चा सोच रहा होगा सर अगर यहां दो नहीं मानते 10 लिख देते तो, 10 लिख देते तो कभी बराबर नहीं आता, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की टेबल ही नहीं बनती। इनमें से कोई एक वैल्यू लिख दो ना, कोई भी लिख दो चल जाएगी, दो लिख दिया मैंने जानबूझ के, ठीक है। तो आपको इसका कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। कंक्लूजन के मामले में सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू ये रहेगी, आखिरकार कंज्यूमर कितना क्वांटिटी कंज्यूम करेगा, 4 यूनिट, तो इसका कंक्लूजन बनेगा टेबल का। तो आप लिखोगे देयरफॉर यानी सो कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, यानी कंज्यूमर अचीव्स हिज इक्विलिब्रियम कब, जब 4 समोसे खा लेगा, बाय कंज्यूमिंग 4 समोसे यानी 4 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। यही मेन चीज है इस टेबल में। लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अगेन। बच्चा बोले सर एक बार और एक बार और, हाँ यार तुम्हारे लिए ही हूं मैं। देखो आपने क्या करना है, सबसे पहले क्वांटिटी लिखनी है 1 2 3 4 5 6, कंजम्पशन बढ़ रहा है, फिर MU कम करनी है। MU अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, मैं तो पुराने वाली वैल्यू मान रहा हूं ताकि आपको रट्टा हो जाए थोड़ा सा। फिर प्राइस लेट कर लो, प्राइस कांस्टेंट ही अज्यूम किया गया है, और जनरली कोई भी सामान खरीदते हो तो उसका काफी टाइम तक प्राइस कांस्टेंट ही रहता है। मान लो 2 रुपए का प्राइस है, आप कुछ और भी ले सकते थे, ऐसी बात नहीं है। फिर MU और प्राइस को डिवाइड करके यहां लिखेंगे, MU और प्राइस को डिवाइड, इसको MUX इसको PX लिख दो भाई, लिख दो, कोई बुरा नहीं मान रहा। असलियत में जब तुम पेपर में टेबल बनाओगे ना, तो क्वांटिटी के नीचे इन यूनिट्स लिखना, इसके नीचे इन यूटिल्स लिखना, प्राइस के नीचे इन रुपीज लिखना, इसके नीचे कुछ मत लिखना, कैलकुलेशन करनी है बस इसकी। 10/2 5 होता है, 8/2 4 होता है, 6/2 3 होता है, 4/2 2 होता है, 0/2 0 होता है, -2/2 -1 होता है। अब MUM, इस पे ही बच्चा कंफ्यूज होगा, इसको अपनी मर्जी से कुछ भी अज्यूम कर लो भाई। मैं यहां कुछ भी कर लेता हूं, तुम बोलोगे सर पहले 2 अज्यूम किया था, आप कुछ भी कर लो, 3 कर लो, तो ये एक और टेबल बन गई। तो यहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में इधर आ गया, यहां बराबर है, तो कितना कंजम्पशन करेगा वो, 3 यूनिट का, 3 यूनिट का कंजम्पशन करेगा, बस इतना ध्यान रखना। लेकिन दोस्तों काफी सारी बुक्स हैं जिस बुक्स के अंदर ये टेबल थोड़ी बड़ी बनाई हुई है, जैसे कि संदीप गर्ग है, और भी बुक्स हैं जिनमें इस टेबल को थोड़ा बड़ा बना दिया है, एक और कॉलम ऐड कर दी है जहां लिखते हैं कंज्यूमर का गेन या लॉस। ये कैसे कैलकुलेट होता है, इस वाली कॉलम को और इस वाली कॉलम का डिफरेंस निकाल दो, कैसे निकलेगा, इनका डिफरेंस, 5 में से 3 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 3 गया 0, 2 में से 3 गया -1, 0 में से 3 गया -3, -1 में से -3 गया तो -4 आएगा, ध्यान रखना -4 ही आएगा, ठीक है। तो ये वाली थ्योरम बोलती है उनकी कि जब भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है तो उसको जितना गेन होना होता है वो हो चुका होता है, बाकी सब लॉस है उसका आगे, तो इसका टोटल गेन जितना उसको मिलना होता है वो मिल चुका होता है, अब वो खुश है, ठीक है। तो गेन 0 होता है यहां पर। इसका मतलब ये नहीं है कि 3 समोसे खा के वो 0 खुशी है उसको, इसका मतलब ये है कि जितनी भी खुशी उसको मिलनी थी वो ओवरऑल टोटल होके सबसे मैक्सिमम लेवल पे है। अब आगे अगर कंज्यूम करेगा तो उसको खुशी नहीं मिलेगी, दुख मिलेगा, तो आगे उसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अब काफी सारे स्कूल में बताते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशन होती है, पहली MU मस्ट बी फॉलिंग, और दूसरी कंडीशन होती है MUX = PX। ये भी ठीक है, हो सकता है तुम्हारे स्कूल में ऐसे बताया हो, लेकिन ये लप्पू कंडीशन है, ये बाद की कंडीशन है। कंडीशन एक्चुअली ये नहीं थी, ये थी MUX और PX को डिवाइड करोगे तो MUM के बराबर आनी चाहिए। इन बुक वालों ने या स्कूल वालों ने ये मान लिया लेट MUM = 1, MUM को 1 मान लिया, MUX/PX = 1 हो गया, ये PX ऊपर ले जाओ, MUX = PX भी आ जाता है। तो कुछ स्कूल के अंदर ये वाली कंडीशन कराते हैं, इसके बारे में बोलते ही नहीं है। तो भैया कंडीशन असलियत में ये वाली है, इससे ये वाली निकली है, तो तुम कौन सी कंडीशन लिखोगे, तुम्हारे स्कूल में जैसा बताया वैसे लिख देना।
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम जो मर्जी लिख दो, कोई टीचर गलत नहीं करेगा, लेकिन मैंने टेबल इस हिसाब से करवाई है आपको। एक पेपर में एमसीक्यू भी आया हुआ है, कहता है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहां पर होता है, जहां पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। एमयू मस्ट बी फॉलोइंग, पहली कंडीशन वो तो हर जगह सेटिस्फाइड होती है, लेकिन दूसरी कंडीशन है लिखी नहीं, बल्कि ये लिखा है एमयू इज इक्वल टू प्राइस। तो जब पूरी नहीं लिखी तो इसको सही कर देना, नन ऑफ दीज पे मत जाना भाई, इसको सही कर देना, जब तुम्हें वो नहीं मिल रही तो इस पे आ जाना, सॉर्टेड है मामला। चलो जी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसी कंडीशन से बुक में डायग्राम भी बनाया हुआ है। कहते हैं ये प्राइस की लाइन बना दी, ये एमयू कर्व बना दिया, तो एमयू एक्स और पी एक्स यहां बराबर है, यहां जितनी भी क्वांटिटी होगी वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कंज्यूम करेगा, और ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, टेबल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी क्वेश्चन आए, मान लो कभी भी क्वेश्चन आए, आपसे पूछ रहा हो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, बोलेगा वो अपने मुंह से, तो आप आंसर जब भी लिखोगे 6 नंबर का, सबसे पहले लिखोगे दोस्त कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग, जो कि मैंने लिखवा दिया आपको। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहां पर कंज्यूमर अपनी टोटल यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता है। फिर लिखोगे आप कंडीशंस, अगर आपने कंडीशंस नहीं लिखी तो टीचर आपके आधे नंबर काट लेगा। 2 कंडीशन होती है, ध्यान रखना, यही सबसे मेन है, सारी गेम ही कंडीशन की है। कभी कभी आपसे कंडीशन ही एक्सप्लेन करने के लिए पूछ लेता है, ठीक है। अगला फिर आप बनाओगे टेबल, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है, बिना टेबल के काम नहीं चलेगा। जो मैंने बनवाई है उनमें से कोई भी टेबल बना देना, फिर टेबल को एक्सप्लेन करना। दोस्तों एक्सप्लेन करने के बाद कंक्लूजन भी लिखना है, यानी डायग्राम और टेबल को पूरी इकोनॉमिक्स में एक्सप्लेन करना पड़ता है। आप जितना इजी हो सके उतनी लैंग्वेज में कर लो। काफी बच्चों की इंग्लिश वीक होती है, वो कहते हैं टेबल डायग्राम को कैसे एक्सप्लेन करें। अरे तुम कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करके आओ, खाली मत छोड़ना। टीचर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दोगे तो वो खुश हो जाता है, आपको दे देगा नंबर, ठीक है। आगे मैंने तुम्हें बताया था कि कंज्यूमर सिंगल कॉमोडिटी और डबल कॉमोडिटी के केस में आपको पढ़ना है। तो जब कंज्यूमर, ये तो सिंगल कॉमोडिटी का केस कंप्लीट हो गया, जब कंज्यूमर 2 गुड्स को कंज्यूम करता है, जब कंज्यूमर 2 गुड्स को कंज्यूम करता है तो वो कैसे इक्विलिब्रियम में आता है। यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कॉमोडिटीज। मान लो 2 गुड्स हैं, इस बार समोसा नहीं है, समोसे के साथ मोमोज भी हैं, यानी सिर्फ गुड एक्स नहीं है, एक्स के साथ वाई भी है। एक्स को वो मत समझना, वो एक्स नहीं, गुड एक्स, अपनी एक्स समझ रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहां पर कंडीशंस है भाई साहब, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन कोई नहीं बदल सकता। कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन है एमयू मस्ट बी डिमिनिशिंग या फॉलिंग, जो मर्जी लिख दो, एमयू को गिरना है, यह कंडीशन हमेशा सेटिस्फाइड रहती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरी कंडीशन देखनी है आपको, कहता है एमयू एक्स और पी एक्स को जब तुम डिवाइड करोगे तो ये एमयू एम के बराबर आता था सिंगल कॉमोडिटी में, अब गुड वाई भी आ गई है तो एमयू वाई भी निकालो, पी वाई भी निकालो, तब ये बात बनेगी, समझ रहे हो। ऐसे एक पेपर में क्वेश्चन आता है कि मैनी कॉमोडिटीज के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, मतलब 2 से ज्यादा गुड्स हो जाए तो पहली तो हमेशा सेम रहती है, एक और गुड आएगी तो एमयू जेड अपॉन पी जेड भी हो जाएगा, एक और आएगी तो उसका नाम रख देना। इसकी टेबल मेन है, 6 नंबर का क्वेश्चन सीधा टेबल से आता है, राइट। आपको समझाता हूं, देखो जी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ गया मान लो 2 गुड्स के केस में, ठीक है। यार क्वेश्चन ही तुम्हारे सामने पेश कर दिया, बोलता है ऐसे, एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कॉमोडिटी, कॉमोडिटी नहीं कॉमोडिटीज बोलना चाहिए था, यूजिंग यूटिलिटी अप्रोच। हाँ ये सब बताऊंगा क्या लिखा है। यहां टेबल देखो दोस्तों, टेबल कौन सी बनानी है आपको, खैर खाली स्लाइड ले लेता हूं। सबसे पहले आप इधर वही लिखोगे क्वांटिटी जैसे पहले लिख रहे थे, 1 2 3 4 5 6, इधर एमयू लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी? एमयू, वो भी 2 बार, क्योंकि आप 2 गुड्स कंज्यूम कर रहे हो तो एक्स की एमयू अलग, वाई की एमयू अलग, समझे। तो आपके लिए बहुत सिंपल डेटा लेकर आया हूं, बहुत आसान सी वैल्यूज हैं, आप इसको 2-3 बार ड्रॉ कर लोगे अपनी कॉपी के अंदर तो वैसे ही लर्न कर लोगे। क्या है भाई साहब, कंजम्पशन के बढ़ने से एमयू तो कम होती है, तो लिख देता हूं एमयू की वैल्यूज, मान लो 24, तो
कहोगे सर आप तो आसान वैल्यू ला रहे थे। हाँ 24 लेकर आ गया, अब दो दो करके कम कर दो। 24 से 2 कम हुई 22, 2 कम हुई 20, 2 कम हुई 18, 16, 14, खत्म कहानी। एमयू एक्स फॉल कर रही है, एमयू वाई को भी फॉल कराना है, 50 वैल्यू ले लो, 10 10 करके कम कर दो, ये लो जी, एमयू वाई भी फॉल हो रही है। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, कहते हैं ना दो कंडीशन होती है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, एमयू मस्ट बी फॉलिंग, तो एमयू मस्ट बी फॉलिंग, ये फॉल हो रही है, राइट। अब दूसरी कंडीशन के चर्चे हैं भाई, यहां पर प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई भी आपको लेट करना है। तो अब आप एक काम करना, पी एक्स और पी वाई टेबल में लिखोगे तो बहुत लंबी खिंच जाएगी, आप ऊपर अज्यूम कर लो, लेट प्राइस ऑफ एक्स मैंने मान लिया ₹2 पर यूनिट है, ₹2 प्राइस है, और प्राइस ऑफ वाई भी मान लेता हूं ₹5। मैंने जानबूझ के देखो ऐसा प्राइस लेट किया है, 2 रखा ना क्योंकि 2 से डिवाइड होने वाली वैल्यूज हैं, 5 रखा है क्योंकि ये 5 से डिवाइड होने वाली वैल्यू है। क्यों? क्योंकि मेरे को निकालना है एमयू एक्स अपॉन पी एक्स इधर, एमयू वाई अपॉन पी वाई इधर, क्योंकि सेकंड कंडीशन में यही दिया हुआ है ना। अब देखो भाई तुम्हें कैलकुलेट नहीं करना यार, तुमसे पेपर में सीधा बोलेगा एक ऐसी टेबल बना दो जिससे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में दिखाई दे टू गुड्स के केस में, तो आपको ऐसी टेबल बनानी है, ठीक है, ताकि आपको पूरा रट्टा ना मारना पड़े, इसलिए मैं कैलकुलेशन सिखा रहा हूं, ठीक है। चलो जी सीखते हैं, डिवाइड करते हैं हरे रंग से, एमयू एक्स अपॉन पी एक्स, तो 24/2 12, 22/2 11, 20/2 18/2 16/2 14/2, सीधी सीधी वैल्यूज लिख दी मैंने, राइट। अब इसकी बारी आई, एमयू वाई को पी वाई से डिवाइड करना है, तो 50/5 10 होता है, 40/5 8 होता है, 30/5 6, 20/5 10/5 2 होता है, 0/5 0 होता है। अब देखो जी, ठीक है जी, मुझे क्या दिखाना है, सेकंड कंडीशन बोलती है ये वाली वैल्यू, सॉरी हाँ, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एक दूसरे के बराबर आनी चाहिए। अब आप देख रहे हो यहां 12 है, यहां 10 है, बराबर नहीं है, 11 और 8 आमने सामने ये कहीं बराबर नहीं है, तो भाई इनका आमने सामने बराबर आना जरूरी भी नहीं है, ठीक है। आप इनमें से कोई एक वैल्यू चूज कर लो, मैंने चूज कर लिया, मान लो आप इधर देखोगे तो मैंने ये 8 चूज कर लिया है और ये 8, ये बराबर आ रही है, होने को तो 10 और 10 भी बराबर आ रही है, लेकिन मैंने 8 8 चूज कर लिया, उसके हिसाब से देखूंगा, ठीक है जी। तो ऐसा बोलते हैं सेकंड कंडीशन जो मेन है, एमयू एक्स और पी एक्स की वैल्यू एमयू वाई और पी वाई की वैल्यू के बराबर आनी चाहिए, कितनी आ रही है 8 आ रही है, और इतना ही एमयू एम भी होना चाहिए, ये अपने हाथ में होता है, अपनी मर्जी से कुछ भी एमयू एम अज्यूम कर लो भाई, वही करना ना जहां तुम्हें इक्विलिब्रियम दिखाना है, मुझे 8 पे दिखाना है, 8 पे ही दिखाऊंगा। बच्चा बोलेगा सर 10 भी तो मान सकते थे, हाँ 10 मान लेते, वहां पर इक्विलिब्रियम आ जाता, लेकिन एक फर्क नजर आता। अभी देख लो आगे कहानी देखो, 8 है तो ये x वाली साइड है, x वाली साइड पे x को वो 5 खाएगा, y वाली साइड पे 8 यहां आ रहा है, y है ना ये y, तो y को वो 2 खाएगा। तो आपका यहां पर कंक्लूजन निकलना चाहिए कि कंज्यूमर अपना, ऐसे लिखोगे कंज्यूमर अचीव्स इक्विलिब्रियम बाय कंज्यूमिंग, कितना खा रहा है वो, बाय कंज्यूमिंग 5 यूनिट ऑफ गुड एक्स, 5x लिख सकते हो, एंड 2 यूनिट्स ऑफ गुड वाई, 2y भी लिख सकते हो, बाय स्पेंडिंग हिज टोटल इनकम ऑफ ₹20। इसके पास 20 रुपए हैं, हम ये अज्यूम करके चलते हैं, और मुझे ये पहले लिखना था मनी इनकम उसकी 20 रुपए है, इसके हिसाब से पूरा फर्क बदल जाता है। देखो दोस्तों, आपको ऊपर लिखना है पी एक्स और पी वाई और मनी इनकम सबसे पहले, क्योंकि इसके 20 रुपए खर्च हो रहे हैं यहां पर। देखो वो एक्स को कितना खरीद रहा है 5, 5x कितने रुपए की आएगी भाई, 5 क्वांटिटी है, एक एक्स का प्राइस कितना है ₹2, तो 10 रुपए खर्च होगा एक्स के लिए। वाई कितनी खरीद रहा है 2, तो 2y कितने की आएगी, 2y खरीदनी है, एक y का प्राइस कितना है ₹5,
तो ये भी 10 की आएगी, टोटल कितने हो गए 20 रुपए हो गए। तो उसके सारे पैसे भी खर्च हो जाए। सिंगल कॉमोडिटी में हमने इनकम एज्यूम नहीं की थी, बुक ऐसा बोलती है तो बुक के हिसाब से कराया है, ठीक है। असलियत में तो होनी चाहिए थी वहां पर भी कंसीडर। डबल कॉमोडिटी में मनी इनकम को कंसीडर किया गया है, बड़ी टेबल बनी है, तो ध्यान रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर 10-10 पे भी तो दिखा सकते थे, इसको एक्सप्लेन करो ना। हाँ भाई इस पे भी दिखा सकते थे, लेकिन यहां पर इनकम कुछ और अज्यूम करनी पड़ती। मेरे को पहले ही लिखना था कि इनकम मेरी 20 है, उसके हिसाब से ये बनेगा, क्योंकि 10-10 पे देखो ना, आप y को 1 खा पाओगे और x को 3 खाओगे, तो यहां खर्चा कुछ और होगा। इनकम की वजह से मैंने इसको 10-10 नहीं लिया, वरना ये भी ले लेता, ठीक है जी। पेपर में जब भी इसका क्वेश्चन आएगा कि भैया डबल कॉमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करो, तो सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग, फिर इसकी कंडीशन, फिर ये टेबल, एक्सप्लेनेशन और ये कंक्लूजन, पूरे नंबर मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है डबल कॉमोडिटी का, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन आ रहा है। बताओ भाई, MUX अपॉन PX इज मोर देन MUY अपॉन PY है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है क्या? आप बोलोगे नहीं भाई, इक्विलिब्रियम में आने के लिए दोनों बराबर होने चाहिए। चलो जी, MUX अपॉन PX इज लेस देन MUY अपॉन PY है क्या? आप बोलोगे नहीं भाई, इक्विलिब्रियम में होने के लिए दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, यही सबसे मेन चीज होती है। तो कहता है कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में होने के लिए MU और प्राइस, चाहे कितनी भी गुड्स हो, सबके बराबर मिलने चाहिए, ये एक सबसे मेन कंडीशन है। इसके बाद MUM तो हम अपनी मर्जी से अज्यूम कर लेते हैं। दोस्तों ये भी एक फैक्ट है, बहुत सारी बुक्स में लिखा नहीं हुआ है। कहते हैं MU और प्राइस की रेशो MUX अपॉन PX बराबर होनी चाहिए दूसरी गुड्स में भी, यानी जैसे MUX अपॉन PX लिख दिया, वो MUY अपॉन PY के बराबर होने चाहिए अगर कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में आना है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी। इक्वी का मतलब हो गया बराबर, मार्जिनल यूटिलिटी। तो मैं बोल देता हूं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ MU एंड प्राइसेस मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार लिखा होता है, बच्चे फंसना चाहे तो मैंने बता दिया, ठीक है जी। चलो, अब कई बार आता है, MCQ जरूर आता है, बताओ इस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तो नहीं है, तो वो क्या करेगा? इक्विलिब्रियम में नहीं है तो सिंपल सी बात है, वो क्या करेगा? ऐसा क्यों पूछ रहा है? वो आपसे पूछता है कि वो किसी चीज को तो ज्यादा कंज्यूम करेगा, किसी को कम कंज्यूम करेगा, बताओ। देखो इसके पीछे बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है, डिटेल्ड वीडियो नहीं है, तो आपको जानना है। आपको एक तरीका बता देता हूं याद रखने का। जिसकी तरफ ग्रेटर का निशान है, ये बड़े का निशान, जिसकी तरफ दोनों मुंह खुले हैं, वो कौन है? एक्स। तो एक्स का कंजम्पशन बढ़ाएगा और दूसरे का कंजम्पशन कम करेगा। पेपर में सीधा इतना ही क्वेश्चन आएगा, इस सिचुएशन में बताओ क्या होगा? आप बोलोगे एक्स का कंजम्पशन बढ़ेगा, वाई का कम होगा। MCQs लिखे होंगे, जहां सेट हो रहा है वहां बता देना। हाँ जी, इस सिचुएशन में क्या होगा? दोनों मुंह किसकी तरफ खुले? वाई की तरफ, तो वाई का कंजम्पशन बढ़ेगा और दूसरे का कम हो जाएगा, ये होगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्वेश्चन कैसे आता है? सिंपल भी आ जाता है और ऐसे तबाही मचाने वाला भी आ जाएगा। ये रहा क्वेश्चन, कराता हूं भाई। अ कंज्यूमर कंज्यूम ओनली टू गुड्स एक्स एंड वाई। कंज्यूमर दो गुड्स कंज्यूम करता है, एक्स और वाई, फालतू की बात है। MU ऑफ एक्स एंड वाई, कहता है MU ऑफ एक्स एंड MU ऑफ वाई दोनों की वैल्यू गिवन है। एक्स की 5 है, वाई की 4 है, ठीक है जी। फिर प्राइसेस भी गिवन है एक्स और वाई के, एक्स का प्राइस 4 है, वाई का प्राइस 5 है। इतनी बातें दे दी, बस उसका क्वेश्चन आपसे ये है, इज द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम? क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है? हम बोलेंगे भाई देखना पड़ेगा। निकालते हैं MUX अपॉन PX। सबसे पहले देखो, पहली कंडीशन MU मस्ट बी फॉलोइंग, वो तो नॉर्मली सेटिस्फाइड होती है। ये देखो MUX अपॉन PX, MUX 5 है, PX इसका 4 है, 5/4 कितना होता है? 1.25। चलो अब देखो सेकेंड चीज, MUY अपॉन PY। तो MUY अपॉन PY, MUY का है 4, ये रही, PY का है 5, इसका आंसर 0.8 होता है। तो दोस्तों ये दोनों बराबर तो नहीं है। आप बोलोगे यहां पर ये वाली साइड बड़ी है, ज्यादा है ना, 1. MUX अपॉन PX इज मोर देन MUY अपॉन PY। तो आप बोलोगे नो, कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो ऐसे में उसका रिएक्शन कैसा होगा? आप बोलोगे वो वापस इक्विलिब्रियम में आने के लिए जिसकी तरफ बड़े का निशान होता है एक्स, एक्स का कंजम्पशन बढ़ाएगा
और वाई का कंजम्पशन कम कर देगा। इससे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, समझ रहे हो। लेकिन अंडरस्टैंडिंग मैं इसकी कराऊं तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी मेरे दोस्त, लेकिन आपका नंबर कुछ नहीं कटेगा, ठीक है जी। ये चीज अब ऐसा किस लिए भाई, वो ऐसा तेज तेज चालाकी करता क्यों है? क्योंकि दोस्त यहां पर एक चीज अज्यूम की हुई है, एक चीज अजम्पशन है हमारी पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर कि हमारा कंजम्पशन, मतलब हमारा जो कंज्यूमर है वो चालाक है, हमारा जो कंज्यूमर है वो चालाक है। चालाक कंज्यूमर को बोलते हैं रैशनल, रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर कौन होता है? पेपर में डेफिनेशन आ सकती है, क्या बनेगी डेफिनेशन? रैशनल कंज्यूमर इज वन, ये वो होता है हु ऑलवेज ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी। देखो जी, रैशनल कंज्यूमर चालाक चतुर बंदे को बोलते हैं। ये वो बंदा होता है जो हमेशा अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता है, कोई दानी नहीं है, कोई कपटी नहीं है, ऐसा बंदा नहीं है। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जब वो इक्विलिब्रियम पहुंच जाता है। एक बंदा है जो चालाक है, वो इक्विलिब्रियम में पहुंचना चाहता है, जब वो पहुंच जाएगा इक्विलिब्रियम में तो वो सिचुएशन इक्विलिब्रियम हो जाएगी। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, एक बात ध्यान रखना। बच्चा बोलेगा सर जब हमने अपनी बुक के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का चैप्टर पढ़ा तो हमने वहां पढ़ा एक होती है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, एक होती है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, वहां इंडिफरेंस कर्व भी है, वहां बजट लाइन भी है। हाँ दोस्त वो सब है इसके अंदर, लेकिन मैं आपको बताऊं, देखो जी मेन मुद्दे की बात, जब तुम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ते हो तो आपको एक पढ़ना है सिंगल कमोडिटी का केस, एक पढ़ना है डबल कमोडिटी का केस, ठीक है जी। ये दोनों मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए हैं। इसके बाद आपको बताऊंगा ऑर्डिनल और कार्डिनल, बजट लाइन, इंडिफरेंस कर्व, और इंडिफरेंस कर्व से कैसे इक्विलिब्रियम आता है, लेकिन उसका एक अलग पोर्शन है। इसको मैं बोलता हूं, जो मैंने आज की वीडियो में कराया आपको, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी एनालिसिस, सिर्फ यूटिलिटी की बात की है। अब इंडिफरेंस कर्व से जब मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा तो उस वीडियो के एंड में ऑर्डिनल और कार्डिनल का डिफरेंस भी बताऊंगा, क्योंकि वो वहीं रिलेट होता है, काफी सारी बुक्स में बहुत पहले दिया हुआ है, वो चीजें हम बाद में करेंगे। तो यहां मैंने कंज्यूमर का वन शॉट आपको दिया। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा, किस हिसाब से आपको बातें समझ में आई। और दोस्त अगर आप चाहते हो कि आपको इंडिफरेंस कर्व वाले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का वन शॉट भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन खाली आप बता देना, आपके लिए पूरी सीरीज इस तरीके से हम मैनेज कर देंगे। आप जो डिमांड करोगे वो हम करेंगे सप्लाई, बॉन्ड तो बना ही हुआ है, बस ये बना रहना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।